Hello, good afternoon everyone. Myself Vishnu Raman, Assistant Professor Law. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल फेवल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कंप्लीट लेक्चर सीरीज कर रहे हैं और इसमें आज का टॉपिक हमने 2-3 टॉपिक कर लिया है। रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, लेसी फेयर वर्सेस वेलफेयर स्टेट या डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सारी चीजें हो गई हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक स्वनिर्णय या प्रशासनिक विवेकाधिकार। विवेकाधिकार सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज दिस डिस्क्रिशन एंड व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड दिस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। किसी भी प्रशासनिक बॉडी को, किसी भी शक्ति को क्यों जरूरी है कि उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन रहे, ये सबसे पहले हमें समझना चाहिए। बट थोड़ा सा पहले हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन मतलब एन ऑप्शन टू चूज बिटवीन डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शंस। सपोज कीजिए कि मैं हूं, मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस को चुनना जो कैसा हो, रीजनेबल हो, आर्बिट्रेरी ना हो, इम्पार्शियल हो। ऐसे चुनने के अधिकार को, ऐसे स्वेच्छा पूर्ण स्वनिर्णय लेने के अधिकार को ही हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन कहते हैं। एक बार डिफिनीशन देखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन मींस पावर गिवन टू गवर्नमेंट एजेंसीज। सरकारी शक्तियां जो हैं उनको जो शक्ति मिली है, कौन सी शक्ति? टू मेक चॉइसेस एंड जजमेंट्स। चीजों को चुनने का अधिकार और उन पे निर्णय लेने का अधिकार विद इन द लॉ। और वो जो आपका चुनाव है और वो जो आपने निर्णय लिया है वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी विद इन द परव्यू ऑफ द लॉ। ये लॉ के बाहर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अलाउइंग ए फ्लेक्सिबिलिटी टू हैंडल यूनिक सिचुएशंस। अलग अलग तरह की समस्याएं, अभी मैं बताता हूं, अलग अलग तरह की समस्याएं, अलग अलग तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं प्रशासनिक अधिकारियों के सामने, और उन परिस्थितियों को डिस्कस करने के लिए, हैंडल करने के लिए उनके पास ये शक्ति होना आवश्यक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन होना आवश्यक है। अगर नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रन द गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस स्मूथली। द एक्शंस टेकन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स शुड बी, कैसा होना चाहिए? इट शुड बी रीजनेबल, ये रीजनेबल हो, ये इम्पार्शियल हो और नॉट आर्बिट्रेरी हो, मनमाना पूर्वक नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हूँ, मेरे मन में जो आएगा वो मैं कर सकता हूँ विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ऐसा नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, पहली चीज। और दूसरी चीज, इट शुड नॉट, योर एक्शंस शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, इट शुड बी इम्पार्शियल एंड इट शुड बी रीजनेबल एज वेल। हाँ, ठीक है। इसके बाद अब हम समझते हैं कि प्रशासनिक ये जो विवेकाधिकार का पावर है, ये शक्ति है, क्यों जरूरी है। जैसे आप देखते होंगे, जैसे सपोज कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि अचानक एक गांव में डिस्प्यूट हो गया है, 2 लोगों में लड़ाई हो गई। अब 2 लोगों में लड़ाई को वहां की सिचुएशंस के हिसाब से हैंडल करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाया जा सकता है कि अगर 2 लोगों की लड़ाई होगी तो जो पहले अटैक करेगा या जो ऐसा कुछ करेगा हम उसको जेल में बंद कर देंगे। ऐसा कुछ एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं हो सकता है। व्हाट दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज टू डू, उसको क्या करना है? उसको वहां की परिस्थिति, सपोज कीजिए कि वहां जिस आदमी ने एग्रेशन फैलाया है या जिस आदमी का एग्रेशन है इतना पावरफुल है या इतना ज्यादा सोशल उसका इन्फ्लुएंस है कि अगर हम उसको एट द सेम टाइम अरेस्ट करेंगे तो पूरा एब्सर्डिटी आ जाएगी, पूरी क्राइसिस मच जाएगी, लोगों में दंगा हो सकता है। ऐसी स्थिति अगर आती है तो वहां पे अगर वही सामान्य अपराधी है, नॉर्मल अपराधी है या नॉर्मल इंसिडेंट है तो हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। बट कोई ऐसी चीज है तो वी विल हैव टू हैंडल दैट सिचुएशन इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिशन। कौन कौन से डिस्क्रिशन? मतलब जैसे आप
क्या ऐसा किया जाए जिससे कि वो अपराधी जो है अरेस्ट भी हो जाए और चीजें खराब ना भी हो, सोसाइटी का इन्वायरमेंट खराब भी ना हो, वहां पे दंगे फसाद ना हो। इन चीजों को ध्यान रखना, इन चीजों को मतलब पावर टू चूज बिटवीन डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शंस। दूसरा अच्छा ऑप्शन मैं बताऊं, सपोज एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसके सामने 3 केसेस आते हैं या 2 केसेस आते हैं, दोनों में ही एक व्यक्ति ने मर्डर किया है या दोनों में 2 व्यक्तियों ने मर्डर, मतलब एक व्यक्ति ए है दूसरा बी है, ए ने भी एक मर्डर किया है और बी ने भी एक मर्डर किया है। ए हैज कमिटेड मर्डर जस्ट बिकॉज दैट एक गर्ल थी उसके सामने जिसको वो चाहता था शादी करना, बट उस गर्ल ने रिफ्यूज कर दिया। ए ने उसका मर्डर कर दिया कि हाउ डेयर यू टू रिफ्यूज मी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे तुम रिफ्यूज करो, इसलिए मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। दिस वाज द सिनेरियो ऑफ ए। दूसरी सिचुएशन आप देखें तो जो दूसरा एग्जांपल है, जो बी ने मर्डर किया है, बी वॉज बीइंग थ्रेटेन्ड कंटिन्यूअसली बाय हिज नेबर्स कि तुम अगर मुझे अपनी जमीनें नहीं दोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे, घर से बाहर कर देंगे। और एक दिन क्या हुआ कि बी के ऊपर, बी के पेरेंट्स के ऊपर अटैक कर दिया गया बाय दियर नेबर्स। अब बी क्या करता, तो बी वॉज हैविंग नो ऑप्शंस अदर देन टू किल द असाइलेंट। तो उसने उसने बस वही किया कि जिसने उसके ऊपर अटैक किया था उसने मर्डर कर दिया। तो इस दोनों ही सिनेरियो में आप देख रहे हैं ए भी मर्डर किया है, बी भी मर्डर किया। बट अगर सपोज कीजिए कि द जुडिशियल ऑफिसर इज हैविंग नो डिस्क्रिशन, उसके पास विवेकाधिकार नहीं है, उसके पास स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको 14 साल की सजा होगी या आजीवन कारावास होगा या फांसी सुनाई जाएगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जस्टिस हो पाएगा? नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने मजबूरी में हत्या की, आत्मरक्षा में हत्या की, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। और दूसरी कहानी जो मैंने बताई, दूसरे व्यक्ति ने जिसने हत्या की उसने फैंटेसी में हत्या की, उसने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हत्या की, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। तो दैट इज वाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन इज रिक्वायर्ड। बिना डिस्क्रिशन के इट इज नॉट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट बॉडीज एजेंसीज टू रन स्मूथली। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डिफिनीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन या यूजफुलनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशंस। अब हम लोग देखते हैं कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशंस। ये हमारी जो, जैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ाया सेपरेशन ऑफ पावर में, इफ यू आर हैविंग दैट एनी काइंड ऑफ पावर दैट इज ऑलवेज डेंजरस, कहीं ना कहीं वो खतरनाक होती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट छोड़िए, आप अपने गांव के सब इंस्पेक्टर को देखिए, दरोगा जी जिसको हम लोग यूपी में बोलते हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उसकी क्या स्थिति है कि वो अपने आप में इतना पावरफुल है फॉर लोकल, क्योंकि एफआईआर होता है, लोगों का नाम एफआईआर में डालने और निकालने के लिए वो लाखों रुपए ले रहा है एज अ ब्राइब। तो ये क्या हो रहा है, दिस इज ओनली द मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशन। हाँ, आपके पास डिस्क्रिशन है कि आप उन्हीं लोगों का नाम एफआईआर में डालिए जिन लोगों ने एक्चुअली में घटना की, बट आपने क्या किया, आपने उन लोगों से पैसे लेके अदर लोगों का नाम लिया, अदर लोगों को उस घटना में फंसाया। तो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। तो ये ना हो, इसके लिए देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। प्रशासनिक स्वनिर्णय, प्रशासनिक विवेकाधिकार पर कुछ कंट्रोल है, कुछ नियंत्रण है। वो नियंत्रण क्या है? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंट्रोल्स: पार्लियामेंट्री, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। पार्लियामेंट्री कंट्रोल हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। पार्लियामेंट्री कंट्रोल मतलब अ कंट्रोल दैट हैज बीन डन या दैट इज बीइंग डन बाय द पार्लियामेंट या बॉडीज ऑफ द पार्लियामेंट। तो डायरेक्ट जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्ट स्पेशल कंट्रोल, पार्लियामेंट्री कंट्रोल में 2 तरह के कंट्रोल आते हैं। डायरेक्ट जनरल कंट्रोल में द पार्लियामेंटेरियंस हैज टू कंट्रोल द सिचुएशंस या कंट्रोल द डिस्क्रिशन थ्रू इनेबलिंग एक्ट। इनेबलिंग एक्ट क्या होता है? सपोज कीजिए कि कोई एक ऑफिसर है लोअर क्लास का, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, या सब डिविजन में किसी भी, हम एक टारगेटेड ऑफिसर की बात करें, सपोज एक ऑफिसर है जिसको कोई लॉ इंप्लीमेंट करना है, तो या कोई स्पेसिफिक पावर देना है, तो उसको उस स्पेसिफिक पावर देने के लिए देयर मस्ट बी एन एक्ट। हम ऐसे ओरली कुछ नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास आज से इतना पावर, ऐसा नहीं। तो दैट एक्ट, जिस एक्ट के थ्रू हम उसको शक्ति दे रहे हैं, उस एक्ट को हम लोग इनेबलिंग एक्ट कहते हैं। तो पार्लियामेंट, व्हाट कैन पार्लियामेंट डू?
पार्लियामेंट कैन कंट्रोल द डिस्क्रिशन थ्रू इनेबलिंग एक्ट इटसेल्फ। जिस एक्ट के थ्रू उसको पावर दी जा रही है उस एक्ट में ही हम उसको कंट्रोल भी बता देंगे कि दिस इज योर लिमिट, यू कैन नॉट क्रॉस योर लिमिट। ठीक है। दूसरी बात, पार्लियामेंट्री कंट्रोल में जो हमारा डायरेक्ट स्पेशल कंट्रोल है दैट इज लेइंग ऑन टेबल। डायरेक्ट स्पेशल कंट्रोल, लेइंग ऑन टेबल इज द प्रोसीजर। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पता होगा। सब इमेजिन करिए कि देयर इज अ टेबल इन पार्लियामेंट, अदर साइड पार्लियामेंटेरियंस आर सिटिंग एंड दिस साइड द रूल मेकिंग बॉडी या द डेलीगेटेड बॉडीज जो रूल बना रहे हैं, जिसको डेलीगेट किया गया है पावर, उसने रूल बनाया एंड दे आर पुटिंग इट ऑन द टेबल ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस कि देखिए भैया हमने ये लॉ बनाया है, प्लीज चेक इट, और इसको देख करके आप अकॉर्डिंगली अपने रिमार्क्स दीजिए या ये बताइए कि वेदर इट इज राइट और नॉट। तो इसके थ्रू भी हम लेइंग ऑन टेबल के थ्रू, जैसे हमने रूल बनाया, रूल बना के पार्लियामेंटेरियन के पास रखा, सांसद लोगों के पास रखा, सांसद लोग उसको एग्जामिन करेंगे एंड बाय एग्जामिनिंग दे विल गिव देयर रिमार्क्स कि हाँ ठीक है, दिस इज राइट, दिस कैन बी प्रोसीडेड विथ। ठीक है। इसके बाद दिस इज ऑल अबाउट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। दूसरा कंट्रोल जो हम बात करते हैं वो है जुडिशियल कंट्रोल। संसद के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर। अब न्यायपालिका कैसे नियंत्रण स्थापित करेगी? तो देयर आर टू वेज। पहली चीज, कुछ ग्राउंड होना चाहिए ना कंट्रोल करने के लिए। तो पहली चीज, अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो जो प्रशासनिक अधिकारी है अगर वो कोई ऐसा काम करता है विच इज अल्ट्रा वायरस मीन्स वायलेटिंग या अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ऐसा कोई उसने एक्शन लिया जो उसके एक्शन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, तो वो अपने आप जो है जुडिशरी के द्वारा इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, शून्य डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, अल्ट्रा वायलेंस टू द इनेबलिंग प्रोविजन। इनेबलिंग प्रोविजन अभी मैंने बताया कि एक एक्ट के थ्रू आपको पावर दी गई, वो एक्ट आपको कहती है कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं अगर ये स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं, और आपने क्या किया, आपने बिना उन स्पेसिफिक ग्राउंड्स के भी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। इट मींस यू आर गोइंग बियॉन्ड द इनेबलिंग एक्ट। जिस एक्ट के द्वारा, जिस कानून के द्वारा आपको शक्ति दी गई, उस कानून को ही आप नहीं माने या उसको आप क्रॉस कर गए, उसकी लिमिट को एक्सीड कर गए, तो दिस कैन बी एग्जामिन्ड बाय हूम? जुडिशरी। जुडिशरी ये देखेगी कि तुमने जो किया ये सही था या नहीं। अगर नहीं सही था तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ नल एंड वाइड। नाउ कमिंग टू द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का एक्चुअली कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है। देखिए मैंने लिखा भी है, देयर इज नो क्लियर प्रोटोकॉल, बट किया क्या कैसे जाता है इसमें कुछ पेरेंट एक्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। रूल्स अंडर पेरेंट एक्ट मस्ट बी फॉलोड। ठीक है, पेरेंट एक्ट ने रूल बनाया। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल मींस कंट्रोल बाय एग्जीक्यूटिव बॉडीज। हाँ, एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? वही गवर्नमेंट के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो उसमें हम कैसे कंट्रोल करेंगे? पहली चीज, कोई कानून बना, कोई रूल, कोई एक्शन लिया गया, प्री पब्लिकेशन एंड कंसल्टेशन विथ एन एक्सपर्ट। हमने एक कानून बनाया, हमने एक एक्शन लिया, उस एक्शन को बिफोर पब्लिकेशन, कोई कानून बनाया और उसको एक्शन में लाने से पहले हम बिफोर पब्लिकेशन क्या करेंगे? हम कंसल्टेट करेंगे विथ एन एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया कि क्या ये सही है या नहीं। अगर सही है तो इट कैन बी पब्लिश्ड, अगर नहीं सही है तो इट शुड बी अमेंडेड। दूसरी चीज, अब पब्लिकेशन हो गया। पब्लिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, कोई एक ओरिजिनल लेजिस्लेटिव बॉडी अपने पावर्स को किसी अदर बॉडीज को, उसके नीचे के बॉडीज को, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को कोई पावर दे रहा है कि तुम कानून बना दो, तो वो कानून शुड बी पब्लिश्ड। एक डेलीगेटेड बॉडी ने कोई कानून बनाया, उसको पब्लिश किया जाना चाहिए टू बी एग्जामिन्ड, जैसे कि वो वायलेट न करे उन प्रिंसिपल को जिस प्रिंसिपल को पेरेंट एक्ट में बताया गया है। तीसरी चीज, लेइंग ऑफ रूल्स। उन रूल्स को जो आपने बनाया है उसको लेइंग ऑफ मींस वही लेइंग ऑन द टेबल। यू विल हैव टू
put that rules on the table of the parliament so that it can be examined या on the table of appropriate authorities. ठीक है, this is all about administrative discretion. Now coming to next one, this is ground for abuse of administrative discretion. कैसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का अब्यूज को जो है कर सकते हैं, उसका ग्राउंड्स के बारे में. अब हम लोग ग्राउंड्स के बारे में बात कर लेते हैं. ग्राउंड्स ऑफ अब्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन. अब्यूज मीन्स होता है मिसयूज या ऐसा यूज दैट इज नॉट प्रॉपर. ठीक है, तो या हिंदी में हम लोग बोलते हैं दुरुपयोग. तो कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं. तो पहला, इफ देयर इज इम्प्रॉपर यूज ऑफ योर डिस्क्रिशन. जो आपको शक्ति मिली है, आपने उसका इम्प्रॉपर यूज किया, गलत तरीके से यूज किया, दैट इज अ ग्राउंड. मैलाफाइड फेथ. आपका जो आपका फेथ है, फेथ मीन्स यू आर एक्टिंग विथ बैड इंटेंशन. आपका आशय अच्छा नहीं है, आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो अ ग्राउंड. और तीसरी चीज है इररेलेवेंट कंसिडरेशन. आपने उसको जो कंसिडरेशन रखा, आपने अपने एक्शन के लिए जो रीजन चुना, वो रीजन गलत था, इररेलेवेंट था. और चौथी चीज अनरीजनेबलनेस. आपने जो भी किया, जो भी एक्शन लिया, दैट वाज अनरीजनेबल. तो ये हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन. आपके LLB, LLM एंड BLLB के एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी. काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू दोज हु आर हैविंग नीड, ना, जिनको जरूरत है.